Hello students, today we start chapter number 2 business services. Introduction. Importance of service are increasing in an economy. Importance of services are increasing in economy. There is a rise in the facility and a convenience due to the services like banking, insurance, postal, storage and transportation, etc. Insurance, postage, storage and transportation, etc. That these services are just not helpful in a business as a part of commerce, but they extend to facilitate industries, agricultural and the other business activities. Services like banking, insurance, postal, storage and transportation have undergone so much of change that they just do not only work as a business service but also as a social and family related service. सिर्फ बिजनेस के अकॉर्डिंग नहीं बट मीन्स सोशल मीन्स फैमिली रिलेशंस भी क्रिएट हो रहे हैं. इन मॉडर्न एज देर आर वेराइटीज एंड स्पेशलिटीज सीन इन सच सर्विसेज. There are varieties and specialities seen in such services. All these institutions have become naturally interdependent. All institutes have become naturally interdependent. यानी कि सभी एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है. सर्विसेज एक दूसरे को रिक्वायरमेंट है. नाउ इंश्योरेंस, मीनिंग ऑफ इंश्योरेंस. तो इंश्योरेंस refers to that the written contract or agreement between two parties through which the insuree pays premium and as against getting an undertaking from the insurer that he will be compensated as per the risk covered and the amount decided for the financial loss. यानी इंश्योरी है वो इंश्योरेंस का प्रीमियम पे कर रहा है, उसके अगेंस्ट में उसको जो भी लॉस हो रहा है उसका कॉम्पेंसेशन मीन्स इंश्योरर से मिलने वाला है. और वो जो डिसाइडेड अमाउंट है, वो जितना भी डिसाइडेड अमाउंट है वो यानी कि उसका जो फाइनेंशियल लॉस हुआ है, लो लॉस के लिए उसने कितना इंश्योरेंस लिया है वो इंश्योरेंस डिपेंड कर रहा है. वो मीन्स आगे आने वाला है टॉपिक, वो डिस्कस करेंगे कि मीन्स इंश्योरेंस फुल अमाउंट का इंश्योरेंस हो रहा है या फिर वो कोई प्रोपोर्शनेट हो रहा है. नाउ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इन अ रिटन फॉर्म इज नोन एज इंश्योरेंस पॉलिसी. जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है वो कॉन्ट्रैक्ट नोन एज इंश्योरेंस पॉलिसी. इंश्योरेंस डज नॉट रिमूव द रिस्क इन्वॉल्व. इंश्योरेंस डज नॉट रिमूव द रिस्क इन्वॉल्व. इंश्योरेंस की वजह से जो रिस्क इन्वॉल्व, जो रिस्क डिपेंड है वो मीन्स रिमूव नहीं हो रहा है, बट इट कॉम्पेंसेट फॉर द फाइनेंशियल लॉस कॉज्ड बाय द रिस्क. रिस्क की वजह से सपोज कोई लॉस हुआ है यानी कि तो लॉस का कॉम्पेंसेशन मिल रहा है. इंश्योरेंस लेने से या सपोज वी टेक द इंश्योरेंस, तो इंश्योरेंस लेने से इंश्योरेंस रिमूव नहीं हो सकता है, बट इंश्योरेंस लेने से जो लॉस हो रहा है वो लॉस का हमें कॉम्पेंसेशन मिलेगा. नाउ प्रिंसिपल्स. द रूट्स ऑफ इंश्योरेंस. द रूट्स ऑफ इंश्योरेंस आर कनेक्टेड विथ सोसाइटी. The roots of insurance are connected with society and it is not an agreement between two parties. So the insurance, it is an agreement between two parties, यानी दो पार्टी के बीच में एग्रीमेंट हो रहा है. वन इज इंश्योरी और सेकंड इज इंश्योरर. एक इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरर है और द बिजनेसमैन वाला है. सपोज कि कोई है बिजनेसमैन, वो फर्म का इंश्योरेंस ले रहा है तो वो इंश्योरी है. टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस एक्सेट्रा बहुत कुछ है, वो देखेंगे हम आगे. नाउ इट इज़ एन एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज. सो इंश्योरेंस इज नॉट अ सिंपल और ऑर्डिनरी कॉन्ट्रैक्ट एंड इट कैन नॉट बी रिलेटेड टू लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. इट इज़ अ स्पेशल फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड हैंस अपार्ट फ्रॉम लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. The following specific principles are also applicable. Following principles are applicable. First, principle of utmost good faith. Principle of utmost good faith. The main objective of an insurance contract cannot be
ऑफ मेकिंग प्रॉफिट, यानी इंश्योरेंस का मेन जो मोटिव है, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो उसका मोटिव यानी प्रॉफिट करना नहीं है, उसका मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट का नहीं है। इट इज़ ओनली टू हैव अ कॉम्पेंसेशन फॉर अ फाइनेंशियल लॉस, जो फाइनेंशियल लॉस हो रहा है उसका कॉम्पेंसेशन करने के लिए ये एग्रीमेंट हो रहा है। द बेसिक लॉ ऑफ इंश्योरेंस इज अ सोशल कॉन्सेप्ट, एक सोशल कॉन्सेप्ट है। एज सच अ पार्टीज इन्वॉल्व इन द इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट should have mutual and a complete faith। इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में जो पार्टीज इन्वॉल्व है उसके साथ म्यूचुअल और एक कंप्लीट फेथ होना चाहिए। वाइल एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट बोथ द पार्टीज शुड प्रोवाइड ऑल इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड रिगार्डिंग द इंश्योरेंस प्रोडक्ट while taking an insurance policy, even if the information is not asked by either party, both should provide it। सपोज इन्फॉर्मेशन नहीं भी कोई एक दूसरे के सामने इन्फॉर्मेशन की पूछ नहीं रहे, फिर भी टोटल डिटेल इंश्योरेंस कंपनी को उसकी साइड से और पार्टी को उसकी साइड से टोटल इन्फॉर्मेशन यानी जानी चाहिए। If it is felt that it can have an impact on the contract, any insurance agreement entered not having the necessary information amounts to fraud, and it is against the principle of utmost faith, whenever it comes to be known that the principles of utmost good faith is broken। समझ लो कि आपने मीन्स इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की रही है पूरी डिटेल्स, तो जो फेथ है वो फेथ टूट जाएगा, यानी कि मीन्स जो ट्रस्ट है वो ट्रस्ट मीन्स फ्री नहीं रहेगा। द इंश्योरेंस एग्रीमेंट और पॉलिसी स्टैंड्स नल एंड वॉइड एंड द इंश्योरेंस कैन नॉट गेट बैक द प्रीमियम ऑलरेडी पेड। आपने जो इंश्योरेंस प्रीमियम दिया है वो प्रीमियम आपको रिटर्न नहीं मिलेगा, एंड जो पॉलिसी है वो पॉलिसी पूरी कैंसिल हो जाएगी, ऑलरेडी पेड। एंड द लॉसेज द राइट ऑफ द कॉम्पेंसेशन फॉर द रिस्क, एंड ही लॉसेज द राइट ऑफ फॉर कॉम्पेंसेशन का जो राइट है वो भी मीन्स कैंसिल होने वाला है। तो प्रिंसिपल ऑफ इंडिमनिटी means the insurance contract is made to compensate for the loss incurred by the insured। तो जो पर्सन ने इंश्योरेंस लिया है दैट्स कॉल्ड इंश्योरी, उसे मीन्स उसका जो लॉस हुआ है उसका कॉम्पेंसेशन मिलना चाहिए। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंश्योरेंस इज द प्रिंसिपल ऑफ इंडिमनिटी। मेन जो क्लोज है वो है प्रिंसिपल ऑफ इंडिमनिटी। वो क्या है समझ लेते अच्छे से। दिस प्रिंसिपल यूज टू डिसाइड हाउ मच द इंश्योरेंस कंपनी विल हैव टू पे टू द इंश्योरी इन द इवेंट ऑफ लॉस इनकर्ड। जब लॉस होगा तो इंश्योरेंस कंपनी को, इंश्योरी को, यानी कि जिसने इंश्योरेंस लिया है उसे कितनी अमाउंट यानी उसको कितना कॉम्पेंसेशन पे करना है वो अमाउंट डिसाइड करना, वो एक इम्पॉर्टेंट थिंग्स है। एनी पर्सन हु टेक एन इंश्योरेंस पॉलिसी कैन गेट ओनली कॉम्पेंसेशन फॉर द लॉस एंड ही कैन नॉट अर्न प्रॉफिट। उसे सिर्फ लॉस के लिए पैसे मिल रहे हैं, वो प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकता है। इन अदर वर्ड्स ही कैन नॉट गेट एडिशनल अमाउंट ओवर एंड अबव द लॉस इनकर। जितना लॉस हुआ है उससे ज़्यादा अमाउंट उसे मिल नहीं सकती। इट इज़ नॉट एप्लीकेबल टू द लाइफ इंश्योरेंस। इट इज़ नॉट एप्लीकेबल टू लाइफ इंश्योरेंस इफ एन इंश्योरेंस टेक्स अ पॉलिसी, यानी लाइफ इंश्योरेंस जो है उसमें ये एप्लीकेबल नहीं होगा। इंडिमनिटी पीरियड वाला जो है मेन पॉइंट, इट इज़ नॉट एप्लीकेबल टू द लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस में तो समझ लो कि किसी की डेथ हो गई तो जितनी अमाउंट इंश्योरेंस की वो फुल अमाउंट हमें पे करनी है। इफ एन इंश्योरेंस टेक्स अ पॉलिसी फॉर अ प्रोडक्ट एट अ लोअर वैल्यू, इफ एन इंश्योरी takes a policy for a product at lower value than the original value, it is implied that he will proportionately get a lesser amount and a part of the loss will have to be borne by him। अब समझ लो कि एक्चुअल वैल्यू, एग्जाम्पल है यहाँ पे देख रहे हैं तो वो एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर होगा कि तुमने एक्चुअल वैल्यू से कम अमाउंट का इंश्योरेंस लिया है,
एक्चुअल अमाउंट से कम। जैसे कि 2 लाख रुपीज़ की कोई असेट्स है और तुमने इंश्योरेंस लिया है, समझ लो कि सिर्फ 50% अमाउंट का 1 लाख, तो क्या होने वाला है? तो सिंपली है कि अब मीन्स असेट्स को कुछ लॉस हुआ और असेट्स में 50,000 रुपीज़ का लॉस है, तो 50,000 के सामने उसका सिर्फ 50% ही अमाउंट तुम्हें मिलने वाले हैं, यानी कि 25,000 रुपीज़ ही तुम्हें मिलेंगे। दैट इज इंडिमनिटी। आपने जितना इंश्योरेंस लिया है उसके प्रोपोर्शन, जैसे असेट की वैल्यू का 50% इंश्योरेंस है, तो जितना लॉस है उसमें से तुम्हें सिर्फ 50% लॉस ही आप कवर कर सकते हो। आपने 100% इंश्योरेंस लिया है तो तुम्हारा लॉस 100% कवर होगा। ए, इफ द पर्सन टेक्स एन इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर 3 लाख बट द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट इज 5 लाख, यानी आप चेक कर लो कि 5 लाख की वैल्यू का इंश्योरेंस सिर्फ 3 लाख रुपीज़ हुआ है, यानी कि 60% इंश्योरेंस हुआ। इसका मीनिंग क्या हो रहा है? द इंश्योरेंस इज टेकन फॉर द 60% अमाउंट। इफ नाउ एनी लॉस अकर्स देन द 60% कॉम्पेंसेशन विल बी पेड बाय द इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी हमें सिर्फ लॉस का 60% ही पेमेंट करने वाली है। नाउ सी, देन इन द इवेंट ऑफ कंप्लीट लॉस ऑफ द प्रोडक्ट द इंश्योरी विल गेट मैक्सिमम 3 लाख। समझ लो तुम्हारे 5 लाख का मशीन चला गया, फिर भी तुम्हें कितना मिलने वाला है? सिर्फ 3 लाख रुपीज़, क्योंकि तुमने 3 लाख का इंश्योरेंस लिया था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। व्हेन द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट इज ₹5 लाख, समझ लो कि प्रोडक्ट की वैल्यू 5 लाख है, बट द इंश्योरी हैज़ इंश्योर्ड इट ओनली फॉर 3 लाख एंड इफ द प्रोडक्ट इज पार्शियली डैमेज, प्रोडक्ट पार्शियली डैमेज हुई है विच इज़ एस्टिमेटेड 2 लाख, तो समझ लो कि हमने 2 लाख रुपीज़ का डैमेज हुआ है, तो 2 लाख का 60% कितना हो रहा है? द इंश्योरी विल गेट ओनली 1,20,000। इंश्योरी को सिर्फ 1,20,000 मिल रहा है। क्यों? कि 2 लाख का 30% निकालो, या तो फिर प्रोपोर्शन के 5 लाख के इंश्योरेंस में 3 लाख प्रीमियम, तो 2 लाख में कितना? तो 2 लाख का मीन्स हम फाइंड करेंगे तो पता चलेगा कि 3 × 2 6 डिवाइड बाई 5, तो 1,20,000। When the value of product is 5 lakh and it is insured for the full amount of 5 lakh, तो 5 lakh का इंश्योरेंस हुआ है, and the event of complete damage of product, the insurance company will get the full amount of ₹5 lakh to the insurance। अब 5 लाख रुपीज़ की यानी पूरी कंप्लीट प्रोडक्ट डैमेज हो गई है, तो पूरी की पूरी अमाउंट 5 लाख इंश्योरेंस मिलेगा। क्यों? कि हमने फुल अमाउंट का इंश्योरेंस लिया है। अब समझ लो कि एग्जांपल ऐसे कि 2 लाख का लॉस हो रहा है, तो इंश्योरेंस कंपनी हमें 2 लाख का प्रीमियम देने वाली है, यानी जितना लॉस उतना तुम्हें कॉम्पेंसेशन मिलेगा। यानी कॉम्पेंसेशन तुम्हारी अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस पर डिपेंड करता है। तुमने फुल अमाउंट का इंश्योरेंस लिया है तो फुल मिलेगा, कम इंश्योरेंस लिया है तो कम। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ऐसा नहीं है कि 5 लाख की असेट्स और हमने 7 लाख का इंश्योरेंस लिया। 5 लाख की असेट्स पर हम 7 लाख का इंश्योरेंस नहीं ले सकते हैं, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी उसकी फेस वैल्यू यानी कि उसकी जो वैल्यू है उससे ज़्यादा इंश्योरेंस नहीं देगी। और एक चीज़, उससे ज़्यादा कभी तुम्हें कॉम्पेंसेशन नहीं मिलने वाला है। उसकी जो कॉस्ट प्राइस होगी उससे ज़्यादा तुम्हें इंश्योरेंस नहीं मिलेगा और उससे ज़्यादा तुम्हें कभी कॉम्पेंसेशन पॉसिबल नहीं है। सो कई बार ऐसा होता है, सब लोग प्लानिंग करते हैं कि चलो ज़्यादा इंश्योरेंस लेके असेट्स को मीन्स कहीं पे चोरी हो गई या फिर इसको डिस्ट्रॉय कर लेते हैं, फिर टोटल ज़्यादा मिलेगा, तो नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल इन इंश्योरेंस। प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट, द इंश्योरी मस्ट हैव फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन द प्रोडक्ट इंश्योर्ड। फॉर एग्जाम्पल, द ओनर ऑफ द हाउस हैज़ अ फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन हाउस while a tenant of the house does not have a financial interest। यानी ओनर है उसको मीन्स खुद की प्रॉपर्टी है तो प्रॉपर्टी पे इंटरेस्ट होगा, बट टेनेंट है तो उससे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो टेनेंट मीन्स इंश्योरेंस नहीं लेने वाला है, बट यानी कि जो ओनर है वो अपने हाउस के लिए इंश्योरेंस ले सकता है। प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशंस, when a policy is taken for an insurable product, when a policy is taken for an insurable product and if it is fully damaged and when the insurance company pays compensation, the fully damaged product ownership will be with the insurance company। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि समझ लो कि तुम्हारी कोई असेट्स है और असेट्स को फुल डैमेज हुआ है और इंश्योरेंस कंपनी ने तुम्हें एक बार फुल इंश्योरेंस का पेमेंट कर दिया, फिर जो उसका स्क्रैप है या फिर मीन्स वो वॉट एवर दी असेट्स है, वो असेट्स की ऑनरशिप इंश्योरेंस कंपनी की है, क्योंकि मीन्स वो इंश्योरेंस कंपनी ने तुम्हें टोटल कॉम्पेंसेशन दे दिया है।
तो अब इंश्योरेंस कंपनी यानी ओनरशिप मीन्स इंश्योरेंस कंपनी की हो जाएगी। दिस प्रिंसिपल इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस में पॉसिबल नहीं है कि डेथ हो गई, इंश्योरेंस कंपनी ने टोटल पैसे दे दिए और डेड बॉडी इंश्योरेंस कंपनी ले जाए। नो, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। इंश्योरेंस कंपनी में मीन्स यानी कि द प्रिंसिपल ऑफ सबरोगेशन पॉसिबल नहीं है। नाउ टाइप ऑफ इंश्योरेंस देखते हैं आज, फिर पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे जो हमारे नेक्स्ट लेक्चर में है। टाइप ऑफ इंश्योरेंस क्या है? तो नॉर्मली टाइप ऑफ इंश्योरेंस तो मेनली टू है, एक लाइफ इंश्योरेंस और एक है जनरल इंश्योरेंस। तो लाइफ इंश्योरेंस में 2 पॉइंट्स हैं, वोल लाइफ इंश्योरेंस एंड वन इज एंडोमेंट इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस का मीनिंग समझ लो, वोल लाइफ इंश्योरेंस दैट सिंपली वे, आप जब तक जिंदा हो तब तक उसका प्रीमियम पे करने वाले हो, जब आपकी डेथ होगी तब वो पैसे तुम्हारे नॉमिनी यानी फैमिली मेम्बर्स को मिलेंगे, यानी जो पर्सन है उसे ये पैसे कभी देखने नहीं मिलेंगे, वो सिर्फ फैमिली मेम्बर के लिए पे कर रहा है, ऐसा समझ लो। और एंडोमेंट्स इंश्योरेंस है वो एक पर्टिकुलर टाइमिंग पीरियड है, जैसे 10 ईयर्स हो सकता है, 15 ईयर्स, 20 ईयर्स, 25 ईयर्स, 30 ईयर्स का टाइमिंग पीरियड है। वो टाइमिंग के बाद उसके मैच्योरिटी के दिन यानी एंड ऑन मैच्योरिटी द इंश्योरी विल गेट द अमाउंट और हिज नॉमिनी, उसके नॉमिनी को या फिर इंश्योरी को वो पैसे मिलते हैं। बट वोल लाइफ इंश्योरेंस में 100% उसकी डेथ बाद उसकी नॉमिनी को मिलेंगे। नाउ जनरल इंश्योरेंस, तो जनरल इंश्योरेंस में मेनली 3 टाइप्स हैं, गुड्स ट्रांसपोर्टेशन इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस एंड अदर जनरल इंश्योरेंस। तो गुड्स एंड ट्रांसपोर्टेशन, तो देयर आर 3 वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के 3 वे है। एक मरीन यानी कि वाटर में ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, एयर इंश्योरेंस यानी एयरलाइंस के एयर ट्रांसपोर्टेशन है, और रेल और रोड ट्रांसपोर्टेशन, ट्रेन में या तो फिर ट्रक एक्सेट्रा जो भी है, बसेस है वो सब। तो ये देयर आर 3 टाइप ऑफ गुड्स ट्रांसपोर्टेशन हैं, गुड्स एंड ह्यूमन ट्रांसपोर्टेशन बोल सकते हैं, बस और एक्सेट्रा, बट एक गुड्स ट्रांसपोर्टेशन इंश्योरेंस है, फायर इंश्योरेंस है और एक जनरल इंश्योरेंस है। जनरल इंश्योरेंस में बहुत सारे इंश्योरेंस हैं, जैसे कि इंश्योरेंस अगेंस्ट लॉस, कोई लॉस हुआ तो उसके, देन हेल्थ इंश्योरेंस हो सकता है, इंश्योरेंस अगेंस्ट थेफ्ट है, एनिमल इंश्योरेंस, देन ग्रुप इंश्योरेंस, स्पोर्ट्स इंश्योरेंस है, व्हीकल इंश्योरेंस है, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है, क्रेडिट इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस ऑफ लॉयल्टी अगेंस्ट फ्रॉड, एक्सीडेंट इंश्योरेंस, इंश्योरेंस अगेंस्ट नेचुरल कैलेमिटीज, एम्प्लॉयज़ कॉम्पेंसेशन इंश्योरेंस और एम्प्लॉयज़ कॉम्पेंसेशन इंश्योरेंस। रिपीट हो गए, तो ये सभी जनरल इंश्योरेंस में जाएंगे। तो जितने भी यानी इंश्योरेंस का टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज यहीं पे कंप्लीट करते हैं। थैंक यू वेरी मच।